अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरोप खुद अपने हाथों से अपनी तबाही करने जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत रूठ जाए तो बाज़ औक़ात फ़ैसले करने की जो सूझबूझ की सलाहियत है, जो सोचने की सलाहियत है, वो बिल्कुल ही खो जाती है। और यही हाल इस वक्त कुछ यूरोपीय ममालिक का है। अपने ममालिक की मईशत को नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी ज़िद है कि हम रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की माली मदद और फ़ौजी मदद जारी रखेंगे। अब एक और नया फ़ैसला किया गया है यूरोपीय ममालिक की तरफ से कि अगले 2 सालों में हम यूक्रेन को $105 बिलियन फ़राहम करेंगे बग़ैर किसी सूद के। अब ये कर्ज़ होगा, इस पे सूद नहीं लिया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस कर्ज़ को वापस करेगा उस मुआवजे से जो कि जंगी मुआवजा होगा, जो कि रूस से यूक्रेन को हासिल होगा। अब इन ममालिक के अपने जो मौशी हालात हैं वो बड़े ही संगीन हैं, लेकिन फिर भी अपनी आवाम को ये बताया जा रहा है कि हमें इस वक्त यूक्रेन से पीछे नहीं हटना, क्योंकि अगर हम अब यूक्रेन से पीछे हटे या हमने रशिया से कमज़ोर बुनियादों पर डील किया तो फिर अगली बारी हमारी भी हो सकती है। और यही वजह है कि अवाम पे इसका बोझ ज़्यादा डाला जा रहा है। हमने एक अपनी वीडियो पे इस पे तफसील में बात भी की थी कि किस तरीके से अवाम पे तमाम का तमाम मौशी माली बोझ आ रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश में मसरूफ़ हैं कि अपने मुल्क छोड़ के कहीं और जाने पे वो इस वक्त मजबूर नज़र आते हैं। अब ये जो $105 बिलियन हैं, ये कहाँ से आएंगे इन यूरोपीय ममालिक के पास? ऐसे ममालिक जिनकी अपनी इकॉनमी जो है वो कोई ख़ासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये बात की बात है। इस पे ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। जो यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने पे एक पैगाम दिया और ये कहा कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम यूक्रेन को अगले 2 सालों में $105 बिलियन फराहम करने जा रहे हैं, और ये हमारी कमिटमेंट थी और हम अब डिलीवर करेंगे। अब ये उन्होंने भी नहीं बताया कि कर्ज आखिर वो कहाँ से लेंगे। अब ये भी फैसला कर लिया है कि जो यूरोप के अंदर सेंट्रल बैंक है, रशियन सेंट्रल बैंक, और उनके जो एसेट्स वहाँ पे फ्रीज हुए में हैं, उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पहले क्योंकि ये कुछ खबरें थीं कि शायद उनका जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, वो जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वहाँ यूरोपीय ममालिक में उनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा यूक्रेन की मदद के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अब इसका मतलब साफ जाहिर है, जैसा कि मीडिया में इस बात को रिपोर्ट भी किया जा रहा है, कि ये यूक्रेन को जो कर्ज दिया जाएगा $105 बिलियन अगले 2 सालों में फराहम किए जाएंगे, इसके लिए इन यूरोपीय ममालिक को अब मार्केट से खुद कर्ज उठाना पड़ेगा, और उसके बगैर इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि पैसे नहीं हैं कि वो जो कमिटमेंट कर चुके हैं उनको डिलीवर किया जाए। अब यूक्रेन को वो कहते हैं कि जी बिला सूद हम कर्ज देंगे, जिसकी वापसी का भी कोई नहीं पता। अब ये तो कह दिया यूक्रेन को कि आप जो हैं वो हमें रशिया से जो जंगी मुआवजा मिलेगा उसमें से इसको वापस कर दीजिएगा बगैर किसी सूद के, लेकिन अब खुद उसको कर्ज देने के लिए कर्ज लेंगे, ये अपनी मार्केट से कर्ज उठाएंगे, लेकिन उस पे इन यूरोपीय ममालिक को सूद इनफैक्ट ज़रूर देना पड़ेगा, और उसकी वापसी भी एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही होती है। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए कि यूरोप के जो 3 बड़ी मौशी ताकतें हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, वो ख़ुद इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। IMF बेल आउट पैकेज के लिए किसी भी वक्त इनमें से इन ममालिक को जाना पड़ सकता है। महंगाई में वहाँ इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अवाम परेशान हैं, जो मिलियनियर्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ये ममालिक छोड़ के कहीं पर जा रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इनकी बंदिश का शिकार नज़र आती है। अब ये जो फैसला $105 बिलियन का किया गया, अब देखना है कि उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होते हैं। 3 ममालिक मैं आपको बता सकती हूँ जिन्होंने यूक्रेन की इस फंडिंग में, इस जंग को सपोर्ट करने में अपना हिस्सा डालने से इनकार कर दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। हंगरी है, स्लोवाकिया है और चेक रिपब्लिक है। ये 3 ममालिक ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं कि हम इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें अगले 2 साल में आप यूक्रेन को बिला सूद $105 बिलियन फराहम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले जो ख्याल किया जा रहा था कि पूरे यूरोप के अंदर जो रूस के फ्रोजन एसेट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, वो पैसे जो हैं वो यूक्रेन को मिल जाएंगे,
जाएंगे और ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, और इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बेल्जियम ने खड़ी की। कैसे कि पूरे यूरोप में जो फ्रोज़न एसेट्स हैं रूस के, वो कुल मिला के उनकी वैल्यू बनती है $246 बिलियन, जिसमें से $217 बिलियन, $217 बिलियन सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में मौजूद हैं। यूरोपीय ममालिक के लिए अब सबसे अहम इशू जो था वो बेल्जियम को इस पे कन्विंस करना था, क्योंकि बेल्जियम ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपको हमें कुछ गारंटीज़ देना होंगी। अब जर्मनी और हॉलैंड तो हैं बेल्जियम को गारंटीज़ देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक हैं, इटली है, बल्गेरिया है, उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जब ये इनकार आना शुरू हुआ तो बेल्जियम को भी खदशा पड़ा और वहाँ पर ये फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि बाकी यूरोप के ममालिक को तो छोड़ के अगर हम कर जाते हैं, ये इकदाम उठा लेते हैं, तो बाकी यूरोपीय ममालिक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि रूस हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर दे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि मुस्तक़बिल करीब में हमें मुंजमद असासों को इस्तेमाल करने की वजह से कोई ना कोई जुर्माना अदा करना पड़े और हमें लेने के देने ना पड़ जाएं। ये सोच थी बेल्जियम के सामने कि बाकी ममालिक से गारंटीज़ हमें नहीं मिल रही हैं, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, कोई कानूनी चाराजोई हमारे ख़िलाफ़ रूस कर सकता है, तो लिहाजा इससे जान छुड़ाएं, इससे कोसों दूर रहें, तो यही हमारे हक़ में बेहतर है। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी ऐसा हुआ था कि यूरोप के अंदर ये असासे मुंजमद हुए थे, ख़ास तौर से अगर हम रूसी असासों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी तारीख़ नहीं मिलती कि जिसमें ये पता चले कि किसी मुल्क के मुंजमद असासों का इस्तेमाल भी हुआ हो। अच्छा, अब रूस भी इस पे खामोश नहीं है, ज़ाहिर है रूस ने भी रद्द अमल देना था। उनकी अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया, क्रेमलिन का बाकायदा बयान आया कि अगर ये हरकतें नहीं रुकती हैं तो फिर रूस के अंदर जो यूरोपीय ममालिक के असासे हैं हम उनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, उनको भी मुंजमद कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को देखते हुए आप मुख्तसर ये कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का जो एक बदलता हुआ निज़ाम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर तेज़ी से तब्दील हो रहा है, यूरोप इन हरकतों से, इन चीज़ों से अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश में मसरूफ़ है। हालांकि बहुत क्लियर है कि यूरोप इज़ नाउ इर्रेलेवेंट, और वो किस तरीके से वापस रेलेवेंट हो सकता है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। और वो ये समझते हैं कि यूक्रेन की मदद हम जारी रखेंगे, रूस को कमज़ोर करेंगे तो ही हमारी इसमें आफ़ियत है। हालांकि यूरोप इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में इन्हीं पॉलिसीज़ को, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए लगता है कि यूक्रेन से ज़्यादा इनकी तवज्जो या इनके लिए जो मुश्किल या चैलेंज बन जाएगा वो अपनी ही मईशत को सहारा देना होगा। और यूरोप इस वक्त अपनी तबाही की कहानी, अपनी तबाही की दास्तान खुद अपने हाथों से लिख रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.